हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे हम लोग। 2 लेक्चर इसमें कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखा था सिस्टम का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब आगे कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात किया थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं क्या। तो किसी भी सिस्टम के लिए एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड किए गए वे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उस सिस्टम को कैरेक्टराइज करने में मदद करते हैं, तो वे उसके लिए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कहलाएंगे। किसी भी सिस्टम के लिए वे एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसे कैरेक्टराइज करने में मदद करता हो, तो उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। सिंपल सी बात है। अब इसके अंतर्गत कई पॉइंट्स हैं। सबसे पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इसी के साथ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो किसी भी सिस्टम के लिए वे प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करता हो, डिपेंड ऑन मास और साइज ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के मास या फिर साइज पे डिपेंड करता हो, उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इन चीज़ों पे डिपेंड ना करता हो, इन चीज़ों पे डिपेंड ना करता हो, डू नॉट डिपेंड ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम। तो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सिस्टम। ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सिस्टम। अब इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल से काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो जाएगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिफरेंस। एक बेसिक सा एग्जाम्पल हम ले लें। एक बेसिक सा एग्जाम्पल, किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है, किस तरह का बिहेव है उसका औरों के साथ, मैं एक तरह से लक्षण कहा जाए उस व्यक्ति का, तो वह आदमी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि पतला दुबला आदमी का बिहेवियर खराब होता है, जो मोटा आदमी उसका बिहेवियर अच्छा होता है, जितना ज़्यादा मोटा है उतना अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को देख करके आप साइज के आधार पर बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। इन चीज़ों को बता पाना साइज के आधार पर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हुए उस व्यक्ति का बिहेवियर वगैरह, जो कि उसके साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएंगे। अब बचा एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव में जैसे मान लो किसी व्यक्ति का जो अपना ताकत है, तो जनरली साइज पे डिपेंड करता है। कोई पतला दुबला आदमी होगा तो कमजोरी होगा, कोई हट्टा कट्टा आदमी है ज़्यादा, ये तो ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये जो ताकत है उसका, वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है उसके साइज पे। एनर्जी, ताकत मतलब उसका एनर्जी, पावर साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव। तो जो साइज या मास वगैरह पे डिपेंड करता हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो नेचर पे डिपेंड करता हो, साइज मास पे डिपेंड ना करता हो, वे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और भी एग्जाम्पल क्लियर होगा, जैसे मान लो कि यह एक बर्तन है, ठीक, इसमें आप 300 ml पानी भरे हो।
300 ml वाटर एट 300 केल्विन। टेम्परेचर मेंशन करा हमने, या केल्विन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 300 ml यहाँ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब हम क्या करें कि इस कंटेनर को जो है ना, जिसमें यह पानी भरा हुआ है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसे हम 3 कंपार्टमेंट में बांट दें। ऐसा 3 इक्वल कंपार्टमेंट बराबर है, 3 बराबर भाग में इसे हम बांट दिए। तो यदि अब हम पूछे कि बताओ यहाँ कितना पानी है, तुरंत कहोगे सर 100 ml है, यहाँ भी 100 ml है क्योंकि बराबर बांटे हैं, यहाँ भी 100 ml है। लेकिन यदि हम पूछें कि बतलाओ यहाँ जो पानी अब रहा उसका टेम्परेचर कितना है, तो क्या कहोगे 100 केल्विन होगा? नहीं, 300 केल्विन। ये भी कितना होगा? 300 केल्विन। और ये भी कितना होगा? 300 केल्विन। अब मान के चलो कि गर्म पानी है, एक कोई बड़ा सा बर्तन में पानी गर्म किए, उसको उबाल दिए, तो क्या वही पानी को तुम 4 अलग अलग बर्तन में रखोगे तो ठंडा हो जाएगा? अरे टेम्परेचर उसका वही रहेगा। जैसे यहाँ कि हम लोग 3 कंपार्टमेंट में बांटे, इसे 3 भाग में इक्वली डिवाइड किए, तो वॉल्यूम तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कि ओवरऑल जो 300 ml वॉल्यूम था, अब वह वॉल्यूम 100 ml करके बचा। लेकिन जो टेम्परेचर था वह कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ? टेम्परेचर कहाँ बटा? टेम्परेचर तो सेम ही रहा ना, 300 केल्विन सब में रहा, सेम रहा टेम्परेचर। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो टेम्परेचर है या वाटर के मास पे, क्वांटिटी पे, अमाउंट पे डिपेंड नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम किया। पूरा 300 हमने लिया तो वॉल्यूम ज़्यादा था, जब कम कर दिया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो यह वॉल्यूम है जो डायरेक्टली मास पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यह टेम्परेचर जो है वह क्वांटिटी वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और यह जो वॉल्यूम हुआ इसको हम कहने वाले हैं क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बड़ा सिंपल सा था, एकदम बेसिक सा एग्जांपल, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं इन दोनों में अंतर, कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्या अंतर है। तो यहाँ से 2 एग्जांपल, यहाँ से हम लोग को क्लियर हो चुका है कि वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव वाइल टेम्परेचर इज इंटेंसिव। आता है एग्जाम में, छाटने आता है, कुछ दिया हुआ रहेगा प्रॉपर्टी 3-4, और पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सा इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव है। जनरली क्या होता है कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वह इंटेंसिव बन जाता है। रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम्स इंटेंसिव। जैसे मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यदि रेशियो ले ले मास बाय वॉल्यूम, जो क्या होता है डेंसिटी, या एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यदि वाटर का डेंसिटी, प्योर वाटर है 1 ग्राम पर ml है, तो अब 300 ml वाटर एक साथ लोगे फिर भी डेंसिटी यही होगा, और यह 100 ml वाटर अलग से लोगे फिर भी डेंसिटी यही होगा, या इसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी है तो उस पानी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और कुआं या बाल्टी में हम लोग पानी रखते हैं थोड़ा सा तो उसका डेंसिटी कम है। नहीं, जो डेंसिटी पानी का समुद्र में है वही डेंसिटी पानी का प्योर एयर में है, माने वही वाटर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो डेंसिटी जो है कहीं ना कहीं इंटेंसिव ही होता है। हालांकि यह जो डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रेशियो है तो मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, लेकिन इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं हम लोग तो क्या आ रहा है? इंटेंसिव आ रहा है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम लिखेंगे, उसे नोट कर लोगे आप, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा। कुछ और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कैरेक्टराइज करने का, कि जैसे मान लो कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक, इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे लग गया पर, आगे लग गया स्पेसिफिक, या आगे लग गया मोलर,
तो ये सब के सब लगने के बाद वह इंटेंसिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा? जैसे मान लो कंडक्टेंस, ठीक, या एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यदि हम कह दें स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो यह इंटेंसिव हो जाएगा। कंडक्टेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन यदि हम कह दे रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो स्पेसिफिक वर्ड लगा तो अब वो इंटेंसिव बन जाएगा। उसी प्रकार से वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन हम कहें मोलर वॉल्यूम तो ये इंटेंसिव हो जाएगा, तो यह इंटेंसिव हो जाएगा। बस ये तीन बात को याद रखो ना कि कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तुम्हें पता है, लेकिन यदि उसके नाम के पहले ये तीन वर्ड पर, स्पेसिफिक, मोलर, जैसे यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर लग गया तो ये देखो दोनों एक्सटेंसिव था, लेकिन वैसा होने के बाद इंटेंसिव बन गया। तो ये तीन चीज़ यदि लग जाता हो किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में तो समझ जाओ इंटेंसिव बन जाएगा, 100% इंटेंसिव होगा। बाकी एग्जाम्पल्स लिखते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मास, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सारे टर्म्स के बारे में पढ़े हैं हम उसी चैप्टर में। गिब्स, एनर्जी, ऐसे कई हैं, हीट कैपेसिटी, ये सब के सब। ये सब के सब आ जाएंगे एक्सटेंसिव में। लेकिन वही यदि इंटेंसिव की बात करें, हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ था ना रेजिस्टेंस, तो अब यहाँ कह दें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। उसी प्रकार से कंडक्टेंस था, यहाँ लगा दो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। उसके बाद जैसे इंथैल्पी था, मोलर इंथैल्पी, एंट्रोपी था, मोलर इंट्रोपी, हीट कैपेसिटी था तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसका मोलर हीट कैपेसिटी भी होता है, मोलर हीट। ये तीन वर्ड तो याद रखने बोले थे ना, पर, स्पेसिफिक, मोलर। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सबके सब। ये तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ही हुआ ना, सबके सब। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सबके सब जो है इंटेंसिव कैटेगरी में आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बतलाया यहाँ से, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। नोट करोगे इसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आना है। 4 प्रॉपर्टीज दिए रहेंगे, छाटने बोल देगा, हम आसान सा तरीका बतला दिए कि आप एक्सटेंसिव को याद रखो, और उसी एक्सटेंसिव वाले में जो 3 वर्ड्स हैं, पर,
स्पेसिफिक, मोलर ये लग गए तो वह बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला टॉपिक इसमें स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, नाम से भी पता चल रहा होगा, स्टेट फंक्शन कहने का मतलब कि वह प्रॉपर्टी जो केवल उस सिस्टम के स्टेट अवस्था पे डिपेंड करता हो, ना कि उसके पाथ पे कि वह स्टेट कैसे आया। एग्जाम्पल से समझ लो, क्लियर हो जाना है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो ग्राउंड लेवल से 15 मीटर का हाइट पे एक रूम में है। ठीक, यहाँ कोई व्यक्ति है जिसका वजन मान ले 50 केजी है। ध्यान से समझोगे, यहाँ हमने ग्राउंड लेवल लिया, ग्राउंड लेवल से ऊपर जो है 15 मीटर की ऊंचाई पे एक रूम है, और उस रूम में जो है एक व्यक्ति है जिसका मास है 50 केजी। अब यदि इस व्यक्ति का हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहे, फार्मूला हम लोग जानते हैं mgh, मास दिया हुआ है, g हम लोग ले लेंगे 9.8 वाला, h हो गया 15 मीटर, तो यहाँ से इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। अब बस इतना बता दो कि आप पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब करेगा, बता दो हमें। तो यहाँ देखोगे, अब यहाँ g तो फिक्स है, g तो यहाँ फिक्स है, चेंज करेगा मास पे और हाइट पे। यदि हम कह दें कि यही व्यक्ति है, चलो मास भी फिक्स है, तो अब यह पोटेंशियल एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करने वाला है, हाइट पे डिपेंड करेगा। अब हाइट पे जैसे यहाँ 15 मीटर की ऊंचाई पे था तो इतना था, मान के चलो कि यहाँ से और ऊंचा चला जाए, 20 मीटर का ऊंचाई पे रहे, तब तो चेंज कर जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं यह जो पोटेंशियल एनर्जी है वह उस व्यक्ति के स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, अवस्था पे, कि अभी है कहाँ, अभी यहाँ कैसे आया इससे मतलब नहीं है। ये ऊपर जहाज से यहाँ उतर करके आया है कि सीढ़ी चढ़ करके गया है कि लिफ्ट से गया है, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को। उस पर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ डिपेंड करेगा। सीढ़ी से चढ़ कर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थोड़े होगा, हेलीकॉप्टर से उतरेगा तो कम होगा, नहीं। वो व्यक्ति इस जगह पे कैसे पहुंचा कोई मतलब नहीं है हमें, बस मतलब इतना है कि वह कितनी ऊंचाई पे है और उस हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो यह जो पोटेंशियल एनर्जी हमें दिख रहा है कि साफ साफ यह डिपेंड कर रहा है उस सिस्टम के स्टेट पे, उसके पाथ पे नहीं, उसके रास्ते पे नहीं कि वह स्टेट कैसे मिला उसको, कहाँ से व्यक्ति उस रूम में पहुंचा, इससे पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी तो केवल और केवल डिपेंड कर रहा है कि कितनी ऊंचाई पे है। तो यह जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ यह एक स्टेट फंक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन होगा। ऐसे सब पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन हो गया, काइनेटिक एनर्जी स्टेट फंक्शन हो गया, इंट्रॉपी स्टेट फंक्शन हो गया, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन हो गया, ये सबके सब स्टेट फंक्शन है। गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री, सबके सब स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन तो यह पाथ पे डिपेंड करेगा, रास्ते पे, तरीके पे, कि कौन से तरीके से ये काम हुआ है, वो तरीका पे यदि डिपेंड करता हो तो पाथ फंक्शन। जैसे पाथ फंक्शन में दो ही आते हैं, वर्क और हीट, ये दो है जो पाथ फंक्शन कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर में। दो तरह का वर्क होता है, एक वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस नाम से पता चल ही रहा होगा, नहीं तो आगे तो बताएंगे ही। रिवर्सिबल जैसे मान लो कि यहाँ ए था, ए से बी गए, अब बी से वापस ही आए, तो ये पूरा करने में जो वर्क लगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दिस इज रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल मतलब कोई एक चीज़ होगा, ए बी था तो यहाँ से कल यहाँ जाना है, यहाँ वापस नहीं आना है। तो यह जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, इसका जो जनरली वर्क डन होता है वह ज़्यादा होता है रिवर्सिबल से।
मतलब कोई रिवर्सिबल प्रोसेस को आप कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको इरिवर्सिबल की तुलना में। तो यहाँ तो ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड किया कि यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो यह वर्क यहाँ पाथ फंक्शन हो जाएगा। लेकिन ई जो था इधर जो हम लोग बताया अभी पोटेंशियल एनर्जी वाला बात, तो ई तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो चूंकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन जो है वो जनरली ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस की तुलना में, जो आगे पढ़ेंगे दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग, तो यह वर्क कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है पाथ पे, दैट्स वाई वर्क इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। इसीलिए इस वर्क को हम लोग क्या कहेंगे, पाथ फंक्शन के नाम से जानेंगे। अब हीट कैसे पाथ फंक्शन है, हीट कैसे पाथ फंक्शन है, तो जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखे हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन Zn सॉलिड ZnSO4 एक्वस, पढ़े होगे, बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है, Cu सॉलिड, कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन, इसमें जिंक रॉड का वाइट डालोगे सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा और ये रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट आ जाएगा। ऐसा जब इस रिएक्शन को आप एक नॉर्मल वेसल में करवाओगे, जब इस रिएक्शन को आप एक नॉर्मल वेसल में करवाओगे, एक सामान्य सा बर्तन में, कोई भी सामान्य सा बीकर वगैरह में, तो उस केस में ज़्यादा हीट रिलीज होता है, लार्ज हीट इज रिलीज्ड। लेकिन इसी रिएक्शन को यदि हम एक स्पेशल टाइप का वेसल एपरेटस में करवाएं, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, तो यहाँ कम हीट रिलीज होता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, कम मात्रा में हीट रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ हीट बदल जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, कुछ हीट बदल जाता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखो यह जो हीट है नहीं डिपेंड किया पाथ पे, क्या, अरे पाथ कहने का मतलब तरीका समझ लो, तरीका अलग अलग बर्तन में हो रहा है तो अलग अलग पाथ हो गया, अलग अलग प्रोसेस है तो अलग अलग पाथ हो गया। तो जैसे वर्क यहाँ डिपेंड किया पाथ पे, रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा हुआ है रिवर्सिबल से, वैसे हीट भी तो डिपेंड कर रहा है। हम कह रहे हैं कि इस रिएक्शन को आप नॉर्मल बर्तन में करोगे तो ज़्यादा हीट निकलता है, बर्तन ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन इसी को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करवाते हो तो कम ही हीट निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन करवाने से क्या होता है कि यह कुछ हीट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो दो हैं वर्क और हीट, दीज टू आर पाथ फंक्शन, याद रखेंगे कि ये दोनों जो है वे क्या है, पाथ फंक्शन है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यह स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का भी बात हमें नहीं भूलना है, एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर नहीं किया जा सकता इसे। तो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, और फिर हो गया पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन को हम लोग स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। अब देखो किसी भी सिस्टम का जो स्टेट है ना, वह एक डेफिनिट प्रोसेस से चेंज किया जा सकता है। किसी भी सिस्टम का जो स्टेट है, अवस्था, उसे एक डेफिनिट प्रोसेस के द्वारा जो है बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई सॉलिड है, उसे आप लिक्विड में बदल सकते हो, कोई लिक्विड है उसे आप गैस में बदल सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। द स्टेट ऑफ a system can be changed by suitable processes। कॉमन सा एग्जाम्पल ले लें कि कोई सॉलिड है, इसे हम लिक्विड में बदले, फिर लिक्विड को गैस में बदले। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलना मतलब फ्यूज करना, फ्यूजन, लिक्विड को गैस में बदलना, वेपोराइजेशन, उल्टा करोगे गैस को लिक्विड में, कंडेंसेशन, लिक्विड को सॉलिड में तो फ्रीजिंग, डायरेक्ट सॉलिड को गैस में सब्लिमेशन। तो देखो सॉलिड एक स्टेट है किसी भी सब्सटेंस का, और उस स्टेट को हमने चेंज करा,
लिक्विड में बदले तो वह मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाया, या उसी को डायरेक्ट गैस में बदल दिए तो सब्लिमेशन कहलाया। उसी प्रकार से लिक्विड था, उसे हम गैस में बदले वेपोराइजेशन हुआ, और उसी को हम उल्टा कर दिए गैस को लिक्विड में तो कंडेंसेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं जो है डिपेंड तो करेगा ना ये प्रोसेस किसी ना किसी बात पे, कि ठीक है सॉलिड को फ्यूज किए तो लिक्विड। आप हर सॉलिड को एक ही जैसा फ्यूज करके लिक्विड तो नहीं बनाया जा सकता है। हर सॉलिड को एक ही जैसा मतलब सेम टेम्परेचर अप्लाई करके जो है फ्यूज तो नहीं किया जा सकता है ना। वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा, फ्यूजन मेल्टिंग जो है नेचर पे डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं उसका। अब बताया अभी कि मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग डील करेंगे, और वह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा जान लें उसे। शुरुआत का है सबसे पहले का, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है जरा समझोगे। तीन सिस्टम है मान लें A, B, C। These are three systems। ठीक, अब ये तीन सिस्टम में कोई भी दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, जैसे कोई सिस्टम है A, ठीक, यह इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का फिलहाल थोड़ा सा मतलब जान लो, सेम टेम्परेचर है। थर्मल टेम्परेचर के लिए हीट के लिए यूज किया जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि जब सिस्टम अनचेंज्ड पोजीशन में हो, मतलब उसके प्रॉपर्टीज ओवरऑल चेंज ना कर रहे हों। तो कोई सिस्टम ये है जो सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इन दोनों सिस्टम का अभी जो टेम्परेचर है वह सेम है, और दोनों का ओवरऑल जो चेंजेज है प्रॉपर्टीज में वह नहीं हो रहा है। अब यही सिस्टम C के साथ एक अगला सिस्टम है B, और E भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। E भी जो है C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम C, एंड ऑल्सो सिस्टम B इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम C। तो जीरोथ लॉ कहता है कि यदि ऐसा है कि दो अलग अलग सिस्टम एक कॉमन सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमेशा वे एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो सिस्टम A और सिस्टम B भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से देख लो। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से देख लो। जैसे मान लो कोई लड़का है, नाम है अजय, इसका एक कॉमन सा दोस्त है विजय। ठीक, अब दोस्त है इसका मतलब कि ये दोनों में तालमेल बढ़िया है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम है, तालमेल बढ़िया है, इक्विलिब्रियम में अजय और विजय। और यही विजय है, इसी का एगो और दोस्त है संजय, मान लें ऐसा।
क्या कहा हमने? अजय का बेस्ट फ्रेंड विजय, इसी विजय का एगो और बेस्ट फ्रेंड है संजय, ई इसका दोस्त, ई इसका दोस्त। तो क्या उस हिसाब से ये दोनों आपस में दोस्त होंगे कि नहीं होंगे? पॉसिबिलिटी तो है, दोस्ती ऐसे ही तो होता है कॉमन से, है कि ठीक है विजय अजय को भी जान रहा था, विजय संजय को भी जान रहा था, या यूँ कहे कि अजय विजय को भी जान रहा है, संजय भी विजय को जान रहा है। तो कभी तो वैसा सिचुएशन आएगा ना जब तीनों एक साथ आएंगे, इससे मिलने के लिए ये भी पहुंचा, इसके मिलने ये भी, बस दोनों में हाय हेलो होगा, दोस्ती होगी। तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे का दोस्त किसी न किसी रूप से है। कि यदि दो व्यक्ति का एक कॉमन फ्रेंड हो लेकिन वे दोनों आपस में उनका कोई जान पहचान नहीं हो, तो वहाँ अप्लाई होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वो कहता है कि यदि दो अलग अलग व्यक्ति एक कॉमन व्यक्ति के साथ रिलेशन में है, दोस्ती है उनका, तो वे दोनों आपस में भी दोस्त होंगे। नॉट नेसेसरी ऑलवेज, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बहुत है कि ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी बहुत है कि ऐसा होता है। तो इस एग्जाम्पल से याद रखोगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, और इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है नहीं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, मेन कंटेंट इसका यही था। तो फिर नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, और अलग अलग तरह के प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में डिटेल में और काफ़ी डीपली जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखें, फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।